हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आपको जानकारी होगी कि हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आजकल एक वीडियोस बना रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बीच में डिफरेंसेस है उसके बारे में आपसे डिस्कशन किया था। और इसके अलावा मैंने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आपसे डिस्कशन ये भी किया था कि ट्रांसक्रिप्शन के बेसिक फीचर्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपसे बातचीत की थी। आज का लेक्चर बहुत स्पेशल होने वाला है और मैं बात करने वाला हूं आरएनए पॉलीमरेज नाम के एक एंजाइम की। आरएनए पॉलीमरेज की एंजाइम है, आपके ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। आज का जो बेसिक लेक्चर होगा वो प्रोकैरियोटिक, यानी कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में भी मुझे स्पेसिफिकली बात करनी चाहिए यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है और यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस जो होते हैं वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है प्राइमरीली फोकस्ड है कि बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेजेस या यू बैक्टीरियल कहना चाहिए, यू बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज जो है वो किस तरीके का होता है, कैसे फंक्शन करता है और मेजरली उसके क्या क्या सब यूनिट्स हैं। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं तो आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं, तो उनके बारे में भी आज के लेक्चर में मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें आरएनए पॉलीमरेज एंड इट्स टाइप्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यू बैक्टीरिया के अंदर है। मैं पहले तो यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं बार बार यहाँ पे यू बैक्टीरिया टर्म यूज कर रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है कि यू बैक्टीरिया का मतलब हमारे पर्पसेस के लिए यहाँ पे बैक्टीरिया ही है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। तो यू बैक्टीरिया का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो ट्रू बैक्टीरिया को हम लोग यू बैक्टीरिया कहते हैं। तो जो यू बैक्टीरिया है इट इज नथिंग बट ट्रू बैक्टीरिया। तो कई बार जब आप आर्किया के साथ डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आप यू बैक्टीरिया टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं क्योंकि आर्किया से आपको सेपरेट आउट करना है बैक्टीरिया को। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आई। तो कहने का मतलब जब भी मैं आपसे यू बैक्टीरियल बोलूं तो आप अपने दिमाग में यही लाइएगा कि ये बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस अलग तरीके के होते हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। एक्चुअली बैक्टीरिया का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। दैट मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट। जो हमको अभी तक पता है सिर्फ एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यू बैक्टीरिया में पाए जाने वाला आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक है। और अगर हम जनरल बात करें कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो आप देख सकते हैं इट इज जस्ट अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। अब सवाल ये उठता है कि आप डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज उसको क्यों बोलते हैं? एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, एक्चुअली जो प्रोसेस है आपका ट्रांसक्रिप्शन का, तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है आपका, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमारा आरएनए सिंथेसाइज होता है। इनमें से किसी भी स्ट्रैंड से आपका आरएनए सिंथेसाइज हो सकता है। लेट अस से कि ये वाला स्ट्रैंड है, ये हमारा आरएनए बनाने में मदद कर रहा है, तो इससे मेरा ये आरएनए बन गया, ये बन गया मेरा आरएनए। तो एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आई होगी कि हमने क्या किया, डीएनए से आरएनए बनाया। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि आखिर हम लोग आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों कहते हैं। तो उसका सिंपल सा जवाब यही है क्योंकि यहाँ पे डीएनए एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये डीएनए है ना, डीएनए एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, एज अ टेम्पलेट की तरीके से आप डीएनए को इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे आपका आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है। तो इस तरीके के एंजाइम को जो डीएनए एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज करे और आरएनए को सिंथेसाइज करे, इसीलिए हम इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। तो पहली बात तो यहाँ से ये क्लियर हो गई कि इसको आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है या फिर आप इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं। अब इसके बारे में एक बात और मुझे आगे बतानी है, वो मैं डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने कहा था कि बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया के केस में सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है।
लेकिन अगर आप वहीं यू बैक्टीरिया के अंदर यानी कि सॉरी अगर आप यूकैरियोट्स के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको 5 अलग अलग तरीके के आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलेंगे। आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 5 5 अलग अलग, जिसमें कि 1 2 3 जो है वो एनिमल्स में पाए जाते हैं और इसके अलावा 1 2 3 4 5 ये पांचों तरीके के प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, सिर्फ एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे पाया जाता है। और यही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करवाएगा, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करवाएगा और यही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसफर आरएनए की भी सिंथेसिस करवाएगा। दैट मींस इसके पास ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, यही सारे के सारे आरएनए अलग अलग टाइप के आरएनए की सिंथेसिस इसी को करानी है, कोई दूसरे टाइप का आरएनए पॉलीमरेज नहीं है। अब बात करते हैं इसके सब यूनिट की, यानी कि इसके जो स्ट्रक्चरल फीचर्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस काफी सारा आते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये मल्टी सब यूनिट होता है। मल्टी सब यूनिट का मतलब हो गया कि यहाँ पे बहुत सारे सब यूनिट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से सब यूनिट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखिए 5 अलग अलग टाइप के सब यूनिट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स देखने को मिलते हैं। अब सवाल उठता है कौन कौन से। तो अगर हम देखें, एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा, तीसरा हो गया बीटा प्राइम, चौथा हो गया ओमेगा और पांचवा हो गया सिग्मा। फिर से एक बार ध्यान दें क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा और सिग्मा, ये जो है ये 5 अलग अलग टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स हैं। पॉलीपेप्टाइड्स क्या करेंगे, अलग अलग सब यूनिट्स बनाएंगे। तो ये सब यूनिट्स हैं अलग अलग, 5 अलग अलग टाइप के सब यूनिट्स। अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सब यूनिट्स अरेंज रहते हैं और किस तरीके से ये आगे चल करके पूरा आरएनए पॉलीमरेज बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई कि ये सब यूनिट्स कितने सारे हैं। तो आप चाहे तो इसका इमेज ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इसकी इमेज आपने ले ली होगी। तो इस स्लाइड का अगर मैं पूरा एक समरी बताऊं तो हम लोगों ने कहा कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। दूसरी बात हमने कही कि बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही है, उसके मल्टीपल अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाए जाते। तीसरी बात हमने यहाँ पे कही कि जो इसके सब यही जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज है वही मैसेंजर आरएनए बनाता है, राइबोसोमल और ट्रांसफर आरएनए भी यही बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मल्टीपल सब यूनिट्स इसके पाए जाते हैं, कुल मिलाकर के 5 सब यूनिट्स हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको, होलो एंजाइम। अब सवाल ये उठता है कि ये होलो एंजाइम क्या चीज है। तो देखिए, जो हमारा पूरा का पूरा जो आरएनए पॉलीमरेज है, यानी कि उसके जो जितने भी सब यूनिट्स हैं उन सभी को अगर हम लोग एक साथ कंसिडर करें तो उसको होलो एंजाइम कहते हैं। नाम से भी समझ में आ रहा है, होलो होल शब्द से आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा आरएनए पॉलीमरेज जब आप एक साथ कंसिडर करेंगे तो उसको होलो एंजाइम बोलेंगे। तो यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करें। एक बात और मुझे यहाँ पे बतानी है कि अल्फा सब यूनिट जो होते हैं इसके दो हैं। अल्फा सब यूनिट जो है वो 2 हैं, यानी कि एक अल्फा सब यूनिट और दूसरा अल्फा सब यूनिट, 2 अल्फा सब यूनिट है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ठीक से लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे 2 अल्फा सब यूनिट्स हैं प्लस एक बीटा सब यूनिट है प्लस एक बीटा प्राइम सब यूनिट है प्लस एक ओमेगा सब यूनिट है प्लस एक सिग्मा सब यूनिट है। तो इतने सारे सब यूनिट्स यहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हैं अल्फा 2, इसीलिए यहाँ पे अल्फा 2 लिखा गया है, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा और सिग्मा। कुल मिलाकर के इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 465 किलो डाल्टन है, यानी कि अच्छा खासा हैवी प्रोटीन आपका है आरएनए पॉलीमरेज। तो कितना सब यूनिट्स हो गए, अगर हम कहें कि अलग अलग टाइप के सब यूनिट्स कितने हो गए तो 5, अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा और सिग्मा। लेकिन अगर हम लोग नंबर ऑफ सब यूनिट्स टोटल जोड़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे, क्योंकि 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो ये होलो एंजाइम हो गया, 465 किलो डाल्टन का ये हो गया। अच्छा, इस होलो एंजाइम को अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। होलो एंजाइम 2 पार्ट में, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, ये कहना सही रहेगा। 2 कंपोनेंट्स में क्या क्या हो गया, एक हो गया कोर एंजाइम। कोर एंजाइम का कहने का मतलब है कि ये जो सब यूनिट्स हैं अल्फा 2, बीटा, बीटा प्राइम और ओमेगा, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे लीविंग सिग्मा। सिग्मा को छोड़ दीजिए तो जितने भी पोर्शन है, जितने भी सब यूनिट्स हैं, इन सब को साथ में जोड़ करके आप कह सकते हैं ये कोर एंजाइम है, यानी कि ये सब के सब एक साथ रहते हैं। इसको हम कोर एंजाइम बोलते हैं। सिग्मा को हटा दीजिए, अल्फा 2, बीटा, बीटा प्राइम और ओमेगा।
और जो सिग्मा है उसको हम लोग अलग से लिखते हैं, ये हो गया सिग्मा फैक्टर, ये सिग्मा फैक्टर है। अब समझने की कोशिश करिए, जनरली ये सिग्मा फैक्टर जो है वो कोर एंजाइम के साथ जुड़ करके नहीं रहता है। सिग्मा फैक्टर जो है वो अलग से रहता है और थोड़े समय के लिए इस कोर एंजाइम के साथ जुड़ता है। जब ये कोर एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो हम लोग उसको होलो एंजाइम बोलते हैं, वरना जब ये अलग अलग है तो इस पोर्शन को कोर एंजाइम और इस पोर्शन को सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। कब ये जुड़ते हैं, क्या पर्पज है सिग्मा फैक्टर का और क्या पर्पज है इनका, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन मेजर क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा जाता है कि होलो एंजाइम क्या है, जब सारी चीजें कंबाइंड है। कोर एंजाइम क्या है, सिग्मा को छोड़ करके, और सिग्मा फैक्टर तो यहां पे आपने देखा ही। ठीक है, तो ये पूरी बात इसको जरूर याद रखिएगा। आप इसकी एक इमेज ले सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि हर जो सब यूनिट के बारे में अभी मैंने आपसे डिस्कस किया उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और उनका क्या फंक्शनैलिटी है और वो किस जीन से बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए हेडिंग डाली हुई है, आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट्स एंड देयर फंक्शंस। आरएनए पॉलीमरेज के क्या सब यूनिट्स हैं और इन सब यूनिट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में भी आज हमें थोड़ा सा देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा सब यूनिट के बारे में। याद होगा आपको कि अल्फा के जो सब यूनिट्स हैं वो 2 सब यूनिट्स हैं। अल्फा 2 लिखा हुआ था मैंने, यानी कि अल्फा के 2 सब यूनिट्स हैं। ऑब्वियसली अल्फा के ही सब यूनिट्स हैं तो काम तो सेम ही कर रहे होंगे, चाहे ये अल्फा का सब यूनिट हो चाहे ये अल्फा का सब यूनिट, दोनों एक ही काम कर रहे होंगे। क्या काम कर रहे होंगे जल्दी से देखते हैं। एक बात और देखें कि इसका जो सिंथेसाइजिंग जीन है, यानी कि कौन सा जीन इसको सिंथेसाइज कर रहा होगा, वो है आरपीओए जीन। ठीक है, आरपीओए जीन। तो याद करना आसान है, ये ए है और ये अल्फा है, याद करना आसान हो गया। तो आरपीओए जीन जो है वो अल्फा सब यूनिट को कोड कर रहा होगा। अब डिस्कस करना है कि फंक्शनैलिटी क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ही है। तो क्या फंक्शन है देखते हैं। सबसे पहले कोर एंजाइम की असेंबली, यानी कि कोर एंजाइम को बांध करके रखने का काम है। इसके अलावा दूसरा देखें, प्रमोटर के रिकॉग्निशन में भी ये थोड़ा सा हेल्प करता है, और इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेशन में भी ये हेल्प करता है। तो अल्फा सब यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर के साथ थोड़ा सा प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। कोर की असेंबली में भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करता है, बहुत ज्यादा नहीं करता, क्योंकि ये काम जो कोर की असेंबली का जो काम है वो किसी और सब यूनिट का मेजर काम है। ये कुछ कुछ हर चीज का कर रहा है। देखें, कोर एंजाइम की असेंबली में भी थोड़ा सा पार्ट ले रहा है, प्रमोटर के रिकॉग्निशन में भी थोड़ा सा पार्ट ले रहा है, और इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये तीनों थोड़ा थोड़ा सा कर रहा है। तो ये हो गया आपके अल्फा सब यूनिट की बात। अब मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन सभी चीजों को याद रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आरपीओए जीन हो गया अल्फा को कोड करने वाला जीन। फंक्शनैलिटी की बात करें तो कोर एंजाइम की असेंबली, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करना और ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन करना, ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपके अल्फा सब यूनिट की हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। चाहे तो आप इसकी इमेज ले सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलें। तो आप ये देख सकते हैं बीटा और बीटा प्राइम। अब देखें, ये जो 2 सब यूनिट्स हैं बीटा और बीटा प्राइम, इनको हम लोग कैटालिटिक सब यूनिट्स बोलते हैं, क्योंकि यही जो है वो इलोंगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे आपके। यानी कि आपका जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा तो आरएनए चेन को इलोंगेट करने का काम यही करते हैं बीटा बीटा प्राइम, कैटालिटिक सब यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए चेन इलोंगेशन में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं आपसे बीटा जो सब यूनिट है वो किस चीज से सिंथेसाइज, कौन से जीन से सिंथेसाइज हो रहा है, तो आप कहेंगे आरपीओबी, और बीटा प्राइम आरपीओसी से सिंथेसाइज होता है। तो अभी तक तो बहुत सीक्वेंस में चलता चला आ रहा है। हमने शुरुआत में कहा था अल्फा 2, फिर बीटा और बीटा प्राइम। तो अल्फा 2 सिंथेसाइज हुआ आपके आरपीओए से, बीटा सिंथेसाइज हुआ आपके आरपीओबी से, और बीटा प्राइम सिंथेसाइज हुआ आरपीओसी से। और ये कैटालिटिक सब यूनिट है, यानी कि इलोंगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अब अगर हम लोग बात करें ओमेगा की, अब देखिए ओमेगा जो है वो आरपीओजेड से सिंथेसाइज होगा या आरपीओजेड से कोड किया जाएगा। दूसरी चीज यहां पे देखें, इसका पर्पस क्या है। तो चेन इलोंगेशन इसका हो गया था। अब यहां पे देखते हैं असेंबली एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, असेंबली एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो आरपीओजेड जो है ये, वो जो ओमेगा चेन बना रहा है, इसका काम है असेंबली करना एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि पूरे के पूरे आरएनए पॉलीमरेज को एक तो असेंबल करना, उसके कोर को जितने भी सब यूनिट्स हैं उनको असेंबल करना, और तो और आरएनए पॉलीमरेज को स्टेबलाइज करना। मैंने आपको बताया था कि जो आपका अल्फा सब यूनिट है वो भी असेंबली में पार्टिसिपेट करता है, बट
ये जो मेजर फंक्शन है असेंबली का वो ओमेगा वाला सब यूनिट पार्ट उसको टेक ओवर करता है। अल्फा थोड़ा मोड़ा उसमें पार्टिसिपेट करता है, बहुत मेजरली काम जो है वो आपका ओमेगा का मेजर काम है। इसके अलावा स्टेबलाइज करना आरएनए पॉलीमरेज को और असेंबली करना। इसके बाद सबसे जो लास्ट वाला जो सब यूनिट है यानी कि सिग्मा सब यूनिट, जो कि अलग रहता है, कोर एंजाइम का पार्ट नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सिग्मा सब यूनिट है, ये सिंथेसाइज होता है आपके आरपीओ डी से। किससे सिंथेसाइज हो रहा है? आरपीओ डी से। अब प्रमोटर रिकॉग्निशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो आरपीओ डी होता है वो प्रमोटर रिकॉग्निशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि प्रमोटर को ढूंढना। अब आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है, अब डीएनए के स्ट्रैंड पे आखिर आरएनए पॉलीमरेज कहां पे आकर के बैठेगा? भाई उस कोई ना कोई डीएनए का स्ट्रैंड तो बहुत लंबा सा है, आखिर आरएनए पॉलीमरेज को कहां जाकर के उस पर बैठना है, ये बात कैसे डिसाइड होगी? ऑब्वियसली डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर एक रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर रीजन। तो आपको पीछे इसके वीडियो में जो मैंने बताया था उसमें आपको याद होगा कि मैंने प्लस स्ट्रैंड माइनस स्ट्रैंड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बताया था, आपको बताया था कि प्रमोटर साइट होती है, ये सारी चीजें बताई थी। तो प्रमोटर रीजन एक होता है आपके डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर, और इसी प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करने का काम होता है आपके सिग्मा सब यूनिट का। ठीक है, तो सिग्मा सब यूनिट ऑब्वियसली जाकर के प्रमोटर को आइडेंटिफाई करेगा सबसे पहले, और उसके बाद फॉलो करेगा कोर एंजाइम। बात समझ में आई? तो ऑब्वियस सी बात है, अब अगर आप सोचें कि पूरा का पूरा एक साथ आरएनए पॉलीमरेज जाकर के ढूंढना शुरू करे कि प्रमोटर रीजन है कहां, तो वो इतना ज्यादा फीजिबल ऑप्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज का साइज 465 किलो डाल्टन है, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत हैवी एंजाइम है। वो अगर कहीं पर भी बाइंड करे, उसके बाद मूव करना शुरू करे और प्रमोटर को ढूंढना शुरू करे, दैट वुड नॉट बी अ गुड ऑप्शन। इसीलिए सबसे पहले छोटा सा सब यूनिट अल्फा सब यूनिट जाता है, ढूंढता है प्रमोटर रीजन कहां पे है, और उसके बाद पीछे से कोर एंजाइम फॉलो करके वहां पे जाकर के बाइंड कर जाता है। तो ये कहानी है। अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से होता है। तो ये बात पता चल गई थी बी सी आरपीओ जेड और आरपीओ डी तक की। तो प्रमोटर रिकॉग्निशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, तो ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में भी ये पार्टिसिपेट करेगा। ऑब्वियसली कि जब प्रमोटर का रिकॉग्निशन हो जाएगा, जब प्रमोटर रिकॉग्नाइज हो जाएगा, तो आखिर तभी प्रमोटर का जब रिकॉग्निशन हो जाएगा तभी तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये कहानी हो गई। आप चाहें तो इसका इमेज ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अगेन बताना चाहता हूं कि बीटा और बीटा प्राइम दोनों को ही कैटालिटिक सब यूनिट्स बोलते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसमें से भी अगर हम लोग मेन बात करें तो जो चेन इलांगेशन का जो आपका जो प्रोसेस है वो बीटा जो है वो काम करता है। आरपीओ बी जो है सिंथेसाइज करता है बीटा को, और बीटा ही बेसिकली चेन इलांगेशन का काम मेजरली करता है। मेजर काम जो चेन इलांगेशन का है वो बीटा का है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है इस चीज क्लियर होगा। इसका इमेज ले लीजिए आप चाहे तो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो ये इमेज है, उम्मीद है कि ये इमेज भी आपको क्लियर हो रही होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये कोर एंजाइम है। आप कहीं पर भी यहाँ पे जो सिग्मा फैक्टर है वो नहीं देख सकते। तो बीटा सब यूनिट आपको दिख रहा है, यहाँ पे बीटा प्राइम है, ये बीटा सब यूनिट है, ये आपका ओमेगा सब यूनिट है, ये अल्फा 1 अल्फा 2 के सब यूनिट्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये -10 -35 दीज आर द प्रमोटर रीजन्स। प्रमोटर रीजन है। अब प्रमोटर रीजन के ऊपर सबसे पहले सिग्मा सब यूनिट जाकर के बाइंड किया, आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका सिग्मा फैक्टर, देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले सिग्मा 70 या सिग्मा, जितने बहुत अलग अलग टाइप के सिग्मा फैक्टर्स होते हैं, तो सिग्मा यहाँ पे आकर के बाइंड किया हुआ है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है सिग्मा 70 का, सिग्मा 32 भी होता है। तो सिग्मा 70 यहाँ पे आके बाइंड किया हुआ है। सिग्मा 70 जनरल बैक्टीरिया के जो जीन्स हैं उनको ट्रांसक्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सिग्मा 32 जो होता है वो आपके स्पेसिफिकली हीट शॉक प्रोटीन्स को ट्रांसक्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार सिग्मा 70 आकर के बाइंड कर गया, उसके बाद जाकर के यहाँ पे जितने भी कोर एंजाइम्स हैं वो यहाँ पे आकर के जुड़े हुए हैं। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका आरएनए बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो इसका चाहे तो आप इमेज ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसको एक स्टोरी की तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैंने आपसे जनरली बताया भी था कि आप मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो एक स्टोरी समझिए कि जैसे एक घर है और इस घर में एक फादर है, मदर है, 2 लड़के हैं
जो कि अर्न कर रहे हैं और जॉब वगैरह कर रहे हैं। इसके अलावा जो फादर हैं वो रिटायर हो चुके हैं और एक सिस्टर है, इन लड़कों की सिस्टर है जिनकी शादी हो चुकी है। इस तरीके से आप इसको एक अज्यूम करिए एक फैमिली को। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो अल्फा सब यूनिट है वो एक फादर की तरीके से है, उसका काम हर चीज में वो थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट मीन्स वो थोड़ा सा अपना प्रमोटर के रिकॉग्निशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, थोड़ा सा असेंबली में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये अल्फा सब यूनिट है। याद कैसे करते हैं? अब देखिए ये अल्फा और ए और यहां से आरपीओ ए, ठीक है। अब आ जाइए बीटा के ऊपर। तो ये जो बीटा और बीटा प्राइम है, ये बेटा के तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि बेटा जो है उसको अर्न करना है। तो बेटा और ये क्या करने वाला है? ये मेजर कैटालिटिक है, यानी कि ये मेजर वर्किंग फोर्स है, कैटालिटिक सब यूनिट, ठीक है। कैटालिटिक मेजर कैटालिटिक सब यूनिट है, यानी कि ये आपके इलोंगेशन में या ट्रांसक्रिप्शन में मेजर रोल प्ले करने वाला होगा, बीटा बीटा प्राइम। अब आ जाइए ओमेगा। ओमेगा जो है वो एक मदर के तरीके से समझिए। अब मदर का काम क्या होता है? घर के अंदर एक मदर का काम होता है कि सभी लोगों को, फैमिली के सभी लोगों को एक साथ जोड़ करके रखना। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ओमेगा सब यूनिट भी सेम यही काम करता है। ओमेगा, ओ और MEGA आपका मदर के तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और मदर का काम क्या होता है? सभी लोगों को बांध करके रखना। तो असेंबली, यानी कि आपका असेंबली और स्टेबलाइजेशन का जो काम है, RNA पॉलीमरेज के जो सब यूनिट्स हैं उनको असेंबल करना और तो और उनको स्टेबलाइज करना, ये काम है। बाकी सिग्मा जो है, S फॉर सिग्मा और S फॉर सिस्टर समझिए। अब सिस्टर जो है उसकी शादी हो चुकी है, तो ऑब्वियसली वो इस फैमिली के साथ नहीं रहती, कोर एंजाइम के साथ नहीं रहती। तो ये पूरा क्या था? यहां से लेकर के यहां तक मेरा कोर एंजाइम है, कोर एंजाइम है। बट सिग्मा यानी कि सिस्टर साथ में नहीं रहती, वो अलग रहती है। और जब जरूरत पड़ती है या जब मौका लगता है तो ही वो आती है। तो जैसे कि सिग्मा का काम क्या था? ये आपके प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा था, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करना। और दूसरा काम क्या था इसका? कि जो इनिशिएशन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से एक स्टोरी बना करके आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो चाहे तो इसकी इमेज आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। इन केस ऑफ वायरसेस, अब दो पर्टिकुलर टाइप के वायरसेस के बारे में मैं बात करूं, या कोई भी ऐसे वायरसेस जो RNA जीनोम जिनका होता है, तो F2 और R17 वायरसेस के बारे में अगर हम बात करें, तो ये F2 और R17 वायरसेस जो होते हैं, इनका जो जीनोम है वो RNA जीनोम है। किस तरीके का जीनोम है? RNA जीनोम है, RNA से बने हुए हैं। तो इनके पास जो जीनोम है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का बना हुआ है। अब ऑब्वियसली अगर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पहले से ही इनके पास है तो आप क्या करेंगे भाई? मैंने अभी बताया DNA से तो RNA बनता है, ये आपने देखा, ये DNA का स्ट्रैंड है, ये RNA का स्ट्रैंड है, यही मेरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, यही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है मेरा। तो लेकिन अगर पहले से ही किसी वायरस के पास RNA मौजूद है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मौजूद है, तो यहाँ पे जो एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा वो उसका नाम है RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। क्या नाम है? RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पहले से ही RNA ही स्ट्रैंड है, यहाँ पे DNA स्ट्रैंड है ही नहीं। तो RNA से ही ये आगे RNA बना लेता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, इसीलिए इसको बोला जाता है RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को बोला जाता है। इस तरीके के एंजाइम का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं RNA रेप्लिकेज। क्या बोलेंगे? RNA रेप्लिकेज बोलते हैं, ठीक है। तो चाहे आप RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कहिए, चाहे RNA रेप्लिकेज कहिए, दोनों एक ही बात है। और ये कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है कि RNA रेप्लिकेज क्या होता है। अब RNA रेप्लिकेज देखिए हर वायरस के लिए स्पेसिफिक होगा और ये वायरस के ही RNA को रेप्लिकेट करेगा, और जो होस्ट है जिसके अंदर वायरस मौजूद है उसके RNA को रेप्लिकेट, उसके RNA को ट्रांसक्राइब या उसके RNA से RNA नहीं प्रोड्यूस करेगा, स्पेसिफिक होगा वायरस के लिए। दूसरा, सिमिलर टू DNA डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आपको पता है जिस तरीके से DNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसी तरीके से यहाँ पे RNA से भी RNA उसी तरीके से बनाया जाएगा, कुछ अलग नहीं है। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम जिस तरीके से रेप्लिकेशन हो रहा था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो सिंथेसिस है, मुझे यहाँ पे रादर लिखना चाहिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस यहाँ पे होती है, यानी कि जो RNA की सिंथेसिस होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, ठीक। तो आप इसकी भी एक इमेज ले सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज के बारे में, या इसको हम लोग RNA रेप्लिकेज भी कहते हैं।
ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पीवाईक्यूज। यहां से कई सारे पीवाईक्यूज आए हैं, कुछ पीवाईक्यूज हम लोग देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स स्टेबल बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट प्रमोटर साइट। तो अब आरएनए पॉलीमरेज स्टेबली बाइंड कर सके प्रमोटर साइट के ऊपर, तो कौन सा एंजाइम या कौन सा प्रोटीन जो है वो इस तरीके का काम करेगा? आपको पता है सिग्मा फैक्टर ही ये काम करता था। मैंने बताया था सिग्मा एस फॉर सिस्टर। तो वो साथ में नहीं रहता है, कोर एंजाइम के साथ में नहीं रहता है, अलग से रहता है और जाकर के आपके प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है। ये हो गया सिग्मा फैक्टर। करेक्ट ऑप्शन सिग्मा फैक्टर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। म्यूटेशन इन विच सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज holoenzyme would have defect in correct initiation of transcription। अब आपको ये भी पता है कि भाई जो करेक्ट इनिशिएशन का जो प्रोसेस है, यानी कि जो स्टार्ट है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन का जो प्रोसेस है, उसको करवाने का काम किसका है? सिग्मा फैक्टर का ही तो है। इसमें से बाकी कोई भी इनिशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता सिवाय सिग्मा फैक्टर के, सिग्मा सब यूनिट के। दैट मीन्स अगर म्यूटेशन हो गया सिग्मा सब यूनिट के अंदर या किसी भी आपके होलो एंजाइम के अंदर, देखिए एक चीज और यहाँ पे दी होलो एंजाइम, अगर सिर्फ कोर एंजाइम के बारे में बात करता तो हम सिग्मा फैक्टर नहीं कंसिडर कर सकते थे, लेकिन ये होलो एंजाइम के बारे में बात कर रहा है, तो अगेन हमारा बेस्ट ऑप्शन हो गया सिग्मा सब यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलिए। इन प्रोकैरियोट्स व्हिच सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज रिलीज्ड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन प्रोसेस। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सिग्मा फैक्टर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन तो करवा देता है, लेकिन इनिशिएशन होने के बाद क्या होता है कि इसके जो हम इसको ओरिएंटेशन में या इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से ये सिग्मा फैक्टर जो है वो रिलीज हो जाता है। यानी कि जैसे ही इनिशिएशन का प्रोसेस चालू होता है उसके थोड़ी देर बाद ये सिग्मा फैक्टर वहां से रिलीज हो जाता है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर की कोई आवश्यकता या कोई जरूरत नहीं बची रह जाती। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन प्रोसेस के बाद कौन सा फैक्टर रिलीज होता है? तो आप कहेंगे सिग्मा फैक्टर रिलीज होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ इश्कर्शिया कोलाई आरएनए पॉलीमरेज। सॉरी, कौन सा इसमें से करेक्ट फीचर नहीं है? अगर हम लोग देखें तो प्रेजेंस ऑफ द सिग्मा सब यूनिट अलॉन्ग विद अल्फा 2 बीटा प्राइम ओमेगा कोर आरएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रमोटर स्पेसिफिक बाइंडिंग। ये तो बात सही लग रही है। प्रेजेंस ऑफ सिग्मा सब यूनिट अलॉन्ग विद अल्फा 2 बीटा प्राइम ओमेगा कोर आरएनए पॉलीमरेज इज नॉट नेसेसरी फॉर द कोर आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड टू द डीएनए टेम्पलेट। तो ये बात जो है वो कुछ सही नहीं लग रही, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द सिग्मा सब यूनिट जो है अलॉन्ग विद इतना कोर आरएनए पॉलीमरेज इज नॉट नेसेसरी लिखा हुआ है। ये नेसेसरी होता है, नॉट नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी है। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि इसकी नेसेसिटी होती है, ये जरूरी है। इसके अलावा म्यूटेशंस इन बीटा सब यूनिट इन इट्स रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस डिफाइनिंग रीजन RRDR कन्फर्स रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस फिनोटाइप। ठीक, तो ये भी सही है। म्यूटेशंस इन अल्फा सब यूनिट इन इट्स, तो ये जो रिफेम्पिसिन वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, जब मैं आगे भी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करूंगा आपसे, तो मैं रिफेम्पिसिन के बारे में आपसे जरूर बात करूंगा कि किस तरीके से वो बीटा जो सब यूनिट होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल ये बात तो आपको जितना ही मैंने पढ़ाया उससे ये पता चलता है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो ये हो गए कुछ पीवाईक्यूज के बारे में मैंने आपको बताया, आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि किस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज फंक्शन करता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर यूकैरियोट्स के अंदर किस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज फंक्शन करता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आरएनए पॉलीमरेज मल्टीपल तरीके का होता है। इन केस ऑफ एनिमल्स या यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे तरीके का होता है, 5 तरीके का टू बी मोर स्पेसिफिक, उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।